जैसे कि आज नए जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको एक बड़ा ट्रांजैक्शन जो आपका बताना है तो फिनिक्स का जो अभी मॉल आ रहा है वाकड़ में, तो उसका जो लैंड ट्रांजैक्शन था बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये आपने ही किया है। 3 दिन में वी गेव देम एन ऑफर ऑफ ए लैंड जिसके 3 साइड रोड थे। एक 12 मीटर का था, एक बाजू 24 मीटर, एक बाजू 18 मीटर। तो एकदम सोने पे सुहागा। इनको आईपीसी इनके लिए डील करते थे, वो आईपीसी वो ज़मीन नहीं ढूंढ पाए जो हमने उनको 3 दिन में ढूंढ के दी। अब ये लक कही है क्या कही है पता नहीं, वो हो जाता है वक्त से कभी कभी काम। तो जो नए नए मेंबर्स थे, जब हम पूछते थे कि आप कितना बिजनेस करते हो, तो कहते थे हम 300 फ्लैट बेचते। तो हमको लगा 300 फ्लैट 10 साल में बेचते होंगे। तो बोला नहीं, 1 साल में हम 300। बोला कैसे करते हो यार, इतना तो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है मिस्टर किशन मिलानी, ही इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ। 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है उनका रियल एस्टेट में। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लैंड ट्रांजैक्शन किए हुए जो कि एक लैंडमार्क है। आज उन्होंने खुद का एक रियल एस्टेट से रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी चालू किया है और उससे वो आज एजुकेट कर रहे हैं ये सारे आज अपकमिंग जितने रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको। ही इज़ अ फाउंडर चेयरमैन ऑफ प्रॉप, ही इज़ अ फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ NAR इंडिया। आज हम जानेंगे उनका ये पूरा ट्रैवल कैसा रहा रियल एस्टेट में, उन्होंने कैसे कैसे ये सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ के बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। वेलकम सर। थैंक यू सर, एज अ एजेंट करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? करियर की शुरुआत रियल एस्टेट तो 92 में शुरू किया था। इससे पहले मैंने अपने फादर की बिज़नेस ज्वाइन की थी। ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हमारी केमिकल की इंडस्ट्री थी। अराउंड 79 में मैंने उनको ज्वाइन किया था। काम सीखता था तभी कॉलेज करके, आई टू लर्न। और फिर ऐसी कोई बात हुई कि मुझे उसी बिज़नेस में जाना पड़ा। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम में कंडीशन में नहीं थे, तो मुझे वो बिज़नेस संभालना पड़ा। और फिर पिताजी भी ठीक हो गए तो बिज़नेस ही कंटिन्यू किया। फिर उसको एक्सपेंड किया आहिस्ता आहिस्ता। हमने अबाउट 84-85 में हमने टेलीकॉम बिज़नेस में माइग्रेट किया, जब तब टेलीकॉम सनराइज सेक्टर था। तो 85 में हम लोग ने उस बिज़नेस में किया, तो काफ़ी अच्छा हमने काम किया उसमें। और वो बिज़नेस चल ही रहा था। अराउंड 92 में हमने फिर रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू किया। हमारी जॉइंट फैमिली 3 भाई है, पिताजी थे, तो हम 4 लोग थे। तो हमने सोचा कि और एक बिज़नेस होना चाहिए। तब तक हमने फिर इंडस्ट्री का वो काम बंद कर दिया था। अबाउट 87-88 आते काफ़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन था, तो हमने वो बिज़नेस बंद कर दिया। फिर हम लोग वी वर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेलीकम्युनिकेशन बिज़नेस। और 92 में फिर सोचा कि अभी सब लोग एक ही बिज़नेस में ठीक नहीं है, व्यापारी कम्युनिटी से हैं, तो फिर एक बिज़नेस और होना चाहिए। तो फिर रियल एस्टेट का बिज़नेस हमने किया। PR अच्छा था तो दैट हेल्प्ड। ग्रेट सर। सर 3 डिकेड्स, इतने साल तक काम करने के बाद में, ग्रेट। यानी ऐसे बहुत कम लोग हैं सर, मेरे तो देखने में बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने इतने साल रियल एस्टेट में कंसिस्टेंटली काम किया है। सर एक और एक सिनेरियो थोड़ा क्लियरिटी के लिए, 90s का जो टाइम है जब आपने स्टार्ट किया, तब का सिनेरियो एग्जैक्टली क्या था? यानी तब रियल एस्टेट को कैसा देखा जाता था, या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स बनना, यानी उस वक्त का क्या सीन था? यानी थोड़ी सी आइडिया उसके बारे में। उस वक्त रियल एस्टेट एजेंट बहुत ऐसा डिज़ायरेबल काम नहीं था। तो लोगों को लगता था कि अरे ये क्या है, मतलब किसको अगर कोई काम नहीं हो तो रियल एस्टेट एजेंट बनना सबसे इजी था। क्योंकि उसके अंदर ना कोई लाइसेंसिंग का काम था, ना कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत थी। बस अपना किसी का भी प्रोडक्ट बेचना है। बिल्डर्स भी बहुत कम थे, क्लाइंट्स भी लिमिटेड थे, और रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी बहुत लिमिटेड थे। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी। सो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस काफ़ी थी उस टाइम में। लेकिन जो पुराने लोग थे वो ये काम करते थे तो हम उनको देखते ही थे। तो जब हमने शुरू किया तो वी केम फ्रॉम ए लिटिल डिफरेंट बैकग्राउंड। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड था, इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था। तो एक कॉर्पोरेट का हम लोग का वो कल्चर था ही पहले से। तो हमारा शायद बिजनेस करने का या ट्रांजैक्शन करने का थोड़ा तरीका हमने सिस्टमेटिक किया था पहले दिन से। हमको हर चीज़ सिस्टमेटिक पसंद आती थी। तो वी वर एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरीथिंग जो सिस्टमेटिक हो सकती है, जो थोड़ा स्केल अप हो सकती है। ये दैट वेंट इन आवर फेवर बिकॉज उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्टर इम्प्रूव करता गया। और आज तो आप देख रहे हो कि क्या हाल है। सर 90s में और आज
2023 चल रहा है, क्या चेंज देखा आपने ये पूरा जो टर्न अराउंड देखा, ये जो टर्न अराउंड है इसके बारे में एक थोड़ा सा आपकी राय। 90s के बाद फ़र्क बहुत आया है बिजनेस में, जो पहले होता था जो अभी हुआ है। लोग बोलते हैं बहुत कंपटीशन है, लेकिन मैं बोलता हूँ वॉल्यूम्स भी बहुत मल्टीपल बढ़ गए हैं। अगर ब्रोकर्स ज़्यादा हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, आज केवल पूना के अंदर ही 9,000 रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र में करीब 45,000 रेरा रजिस्टर्ड है। जो रेरा के रजिस्टर्ड नहीं है, जो रीसेल मार्केट का काम करते हैं, लैंड का काम करते हैं या रेंटल का काम करते हैं, ये कवर्ड नहीं है। शायद ये दुगना या तिगना और पॉपुलेशन होगा इनका। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि तब बिजनेस था कितना, हैंडफुल कुछ ही डेवलपर्स काम करते थे। पुणे 2 भागों में बांटा जाता था, नदी के उस तरफ और नदी के इस तरफ, तो यही पूरा काम होता था। एक 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर पुणे ख़त्म हो जाता था। अब वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, वर्टिकल्स अलग अलग निकले हैं रियल एस्टेट के। पहले रियल एस्टेट था रेसिडेंशियल और कमर्शियल मतलब ऑफिसेस और शॉप्स और प्लॉट्स का वगैरह जो काम करता था पुणे के अंदर, लैंड का आउटस्कर्ट्स पे चलता था। अब तो वर्टिकल्स बहुत हो गए, वेयर हाउसिंग आ गया, इंडस्ट्रीज आ गया, प्रीलीज आ गया, कोवर्किंग, को लिविंग, काफ़ी वर्टिकल्स अभी रियल एस्टेट में बढ़ गए। तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। इट्स ए वास्ट फील्ड, काफ़ी फ़र्क है। सर तब डेवलपर्स कैसे ट्रीट करते थे, या फिर क्लाइंट्स को आप, जब वो टाइम में तो ये आज के टूल्स नहीं थे, यानी आज जो टूल्स है अवेलेबल, जैसे आपके मैजिक ब्रिक, 99 एकड़, डिजिटल, फेसबुक वगैरह, ये सब चीज़ें तो उस वक्त नहीं थी। तो उस वक्त में आप वो सब चीज़ें कैसे टैकल करते थे? और डेवलपर्स भी एक ऐसी चीज़ है कि जो इजीली टर्न अप नहीं होते, अगर पैसे देने की बात आई तो उनको कैसे हैंडल करते थे वो? तो आपको मैं बताऊं कि ये बिज़नेस जब हमने शुरू किया तो जिन्होंने हमको ये रिकमेंड किया, हमारे रिलेटिव हैं जो बॉम्बे रहते हैं, वो अपना ब्रोकरेज का काम करते थे, वो टेक्सटाइल बिजनेस से थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है जीजा जी, उनके बड़े भाई साहब, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप ये बिज़नेस कर सकते हो, काफ़ी आसान है। तो हमने बोला कि ये तो हमको आता नहीं है, हमने कभी किया नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से हम पहले ही टेलीकॉम बिजनेस में आए थे, जो ट्रेडिंग था, वहाँ ही हम बहुत अनकम्फर्टेबल थे शुरुआत में। लेकिन जब हमने करना शुरू किया तो बहुत ज़बरदस्त उसमें सक्सेस हमने हासिल की। उसके बाद फिर ये सर्विसेज वाला सेक्टर था रियल एस्टेट, और थोड़ा हमको भी संकोच होता था शुरुआत में। उन्होंने बोला बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आप पहले क्या कीजिए, आप रिक्वायरमेंट डालिए। उस टाइम में न्यूज़पेपर्स ऐड ही चलते थे, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट चलते थे, डिजिटल वगैरह था नहीं, इंटरनेट था नहीं। तो क्या डालना है उसके अंदर? तो बोले उसके अंदर ये डालना है कि आपको 2 BHK के फ्लैट चाहिए या 3 BHK का फ्लैट चाहिए। तो आपको ओनर्स के कॉल आना शुरू हो जाएंगे। जब ओनर्स के कॉल आएंगे तो आप उसकी डेटा जमा कर दीजिए और डेटा लिख लीजिए। उसके बाद आप वही डेटा प्रमोट कीजिए अगले हफ्ते से। तो बड़ा सिंपल था। उन्होंने हमको फॉर्मूला दे दिया, हमने उस हिसाब से काम किया, एंड इट वर्क। सर डेवलपर्स कैसा ट्रीट करते थे तब? डेवलपर्स क्योंकि हमारा थोड़ा बैकग्राउंड अलग था, तो डेवलपर्स हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आते थे। जो पुराने ब्रोकर्स थे, हमसे भी बहुत पुराने ब्रोकर्स थे उस टाइम में, उनका भी काफ़ी अच्छा हाथ अच्छा था इसके अंदर। उनका ऊपरी हिस्सा था कि अच्छे ढंग से वो लोग करते, तो हम उनको देखते थे कि डेवलपर इसके साथ अलग तरीके से पेश आता है, जो नए लोग हैं उनको खड़ा भी नहीं करता है। तो वी ट्राई टू गेट इनटू द अदर कैटेगरी। तो somehow we made our way and developers respected us from day one. ब्रोकरेज कभी देना नहीं देना, ये तो देखिए, दिस इज ए बिजनेस। वो आपको अपना बिजनेस खुद सेफ गार्ड करना पड़ेगा। होते हैं कुछ डेवलपर्स, बट उस सब हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे। सारे डेवलपर्स ऐसे नहीं, बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बोलते हैं कि इन्होंने काम किया है, मेहनत की है, तो इनको अपना पैसा मिलना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको उनकी नीयत ही खराब है, नहीं देना तो नहीं देना। सो इट्स ओके। सर बहुत सारे ऐसे उस वक्त तो कुछ लीगल ये नहीं था, या फिर सीन ऐसा था कि कुछ भी बोलो, कुछ भी बेचो, कुछ भी प्राइस बताओ, ये सब चीज़ें करने वाले भी बहुत सारे एजेंट्स, ब्रोकर्स थे कि जो फॉल्स कमिटमेंट देते थे। तो उस ज़माने में आपने काम किया है, तो आज हमने वो देखा कि वो सारे सस्टेन नहीं हो पाए। तो आज मैं जब देखता हूँ कि आज
3 डेकेड पहले के जो भी चैनल पार्टनर ब्रोकर्स है तो लिमिटेड है, हाथ पे गिन पाएंगे इतने ही आज सस्टेन कर रहे। और इसके पीछे मेन रीज़न तो यही है कि उन्होंने प्रॉपरली फॉर्मल एजुकेशन नहीं था या फिर ये सब चीज़ें नहीं थी। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगती है इसके बारे में कि फॉल्स कमिटमेंट, कि झूठ बोल के बेचना या कुछ गलत बोल के बेचना, जिसके वजह से नाम भी खराब होता था ब्रोकर्स का। तो आपका उस वक्त का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? एक आपको मैं इंसिडेंस बताऊंगा जो अराउंड 96-97 में हम एक प्रोजेक्ट प्रमोट करते थे। हम क्या करते थे, बल्क बाइंग में ब्लॉक करते थे प्रोजेक्ट्स उस टाइम में। तो एक नेम नहीं करूँगा, बिल्डर का, अच्छे बिल्डर हैं, आज भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छा काम किया हमने उसका। तो उनका हमने 50,000 फुट प्रोडक्ट लिया था कि सेल करने के हिसाब से। तो किसी के थ्रू हमारे पास एक NRI क्लाइंट आए और ही वॉज फ्रॉम कनाडा। तो उन्होंने तभी हमको उस टाइम में 96 की बात कर रहा हूँ, 96-97 की बात कर रहा हूँ, तब हमको बताया था कि ये ब्रोचर में जो लिखा है ये सब देंगे। तो हमने बोला हाँ देंगे, क्योंकि तभी तो पैटर्न ही ऐसे था, रेरा वेरा तो था ही नहीं। ये पता नहीं था कि बिल्डर नहीं भी बनाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे 92 की शुरुआत थी। तो तब प्रोजेक्ट को बनते बनते 4-5 साल लगते थे। तो अभी एक साइकिल हमारी पूरी नहीं हुई थी। तो हमने बोला बिल्कुल बनाएंगे। तो बोले डू यू नो दिस इज़ ए क्राइम इन कनाडा या USA में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, आप जो ब्रोचर पे लिखते हो, इफ़ यू डोंट गिव दैट इज़ अ क्राइम, वी कैन सू। तो मैंने बोला यहाँ सू का चक्कर नहीं है भाई, जो दे रहा है करेगा, थोड़ा कम ज़्यादा करेगा, ये समझ 19-20 हो सकता है, 19-20 हो सकता है। तो ऐसे कल्चर के लोग भी तभी यहाँ इंडिया में प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन आप जो बोल रहे हो सही है, डेवलपर्स बहुत ज़्यादा लोग अपने जो उन्होंने लिख के दिया उस पर खरे नहीं उतरते थे, एंड दे कुड गेट अवे विद दैट। व्हाट वाज अदर क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड? वही सर कि ब्रोकर्स भी ऐसे थे। हाँ, ब्रोकर्स भी ऐसे थे। तो ब्रोकर्स को तो केवल जो हम देखते थे, जो चलते पुर्जे थे, जिसको दिल्ली लैंग्वेज में बोलते झटका सेल्समैन। हाँ, ये झटका मारो फटाफट बेच दो, बस उनका वही क्लोजिंग हो जाए बस किसी तरह से। हाँ ये है, अरे सब है ना, बिल्कुल है, आप लीजिए, एकदम आप चिंता। डेवलपर के सामने बिठाते थे, डेवलपर को भी सांठ गांठ करके उसको भी पैसा चाहिए था, काम करते थे। लेकिन जो तभी भी कुछ एक स्टैंडर्ड तबका था ब्रोकर्स का, जो गलत चीज़ नहीं बोलते थे, जो होगा वही बोलते थे। तो हम लोग ने भी शायद, हमारा बिकॉज बैकग्राउंड पहले से थोड़ा कॉर्पोरेट वाला था, तो हमने वही एक रूट फॉलो किया, क्योंकि उसके वजह से हमारे पास क्या हो गया, रिपीट क्लाइंट्स हमेशा रहे, जिनके साथ 30 साल पहले रिलेशनशिप हमारी थी, आज भी वो दोस्त हैं। बिजनेस हमारा उनके साथ भी आज भी होता है, लेकिन दोस्ती भी आज भी है। तो हमारा ये, वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन दिस दैट वी कुड रिटेन द क्लाइंट्स। सर एक और चीज़ कि आप NAR के फाउंडर मेंबर थे जी, कि वो वक्त ऐसा था कि कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज थी। तो ऑर्गेनाइज करने के पीछे के रीजंस या फिर उस वक्त का सिनेरियो क्या था कि आपको लगा कि ये सब चीज़ें करना चाहिए, या फिर वो जो टीम थी आपकी कि ये सब चीज़ें करते वक्त आप फाउंडर सेक्रेटरी थे जी, तो ये सफ़र कैसा था सर? NAR इंडिया ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये कैसे शुरू हुई। तो मेरे एक दोस्त हैं जो अभी US में सेटल्ड है, नरेश मलकानी। वो वक्त से पहले उन्होंने यहाँ एक पोर्टल शुरू किया था, indiaproperties.com, जो बहुत ही बढ़िया उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था। लेकिन बहुत लोग समझ नहीं सके इनिशियली, तो हम भी उनको ट्रस्ट नहीं करते थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि तभी डेटा की वैल्यू बहुत होती थी कि अरे हमारी डेटा चली जाएगी, फिर उसको मिसयूज़ करेंगे। आज भी कई लोग डरते हैं। अभी तो एक डेटा 100 लोगों के पास है, 1000 लोगों के पास है, तो तब डेटा को बहुत प्रिजर्व किया जाता था। तो हम भी बहुत, लेकिन देन नरेश के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ एंड देन वी ओपन। तो हम लोग ने उनके साथ काम करना शुरू किया। ये वेरी वेरी थरो जेंटलमैन। उनकी मदर वॉज द फर्स्ट वुमेन ब्रोकर इन पुणे, ओके, रत्ना मलकानी, जो नरेश जी की माता थी। तो नरेश वॉज ए वेरी गुड ब्रोकर इन द US। उन्होंने अपना बिजनेस US में भी किया था। तो ही न्यू कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बिज़नेस किस तरह होता है, उसको कैसे लेवरेज किया जाता है, क्रॉस सेलिंग कैसे होती है। और तब इंडिया का थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो रही थी और इंडिया में काफ़ी बिजनेसों का सुधार हो रहा था। बाहर वाले जो फॉरेन वाले लोग थे वो इंडिया को देख रहे थे, अब्रॉड के लोग इंडिया को देख रहे थे कि ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता। तब NAR, जो कि US की पेरेंट बॉडी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, जो कई दशकों से या कई सालों से वहाँ है,
उन्होंने ये कांटेक्ट किया। नरेश के कांटेक्ट उनके साथ पहले से थे, नरेश उनके बोर्ड पे भी रह चुके थे, तो कि हमको इंडिया में शुरू करना है, तब नरेश उनको यहाँ ले आए। तो जब पहली बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया बॉम्बे उनसे मिलने के लिए, तो हम उनको मिले। तो तब हमको ये मालूम नहीं था कि ये एसोसिएशन की बात हो रही है। हमको लगा कि कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, कोई मैंडेट वैंडेट आ रहा है यूएस से, तो कोई बड़ा हमको काम मिलेगा, लैंड बिल्डिंग का कुछ काम मिलेगा। सो देन वहाँ जाने के बाद जब वो नॉर्मन फ्लिन, नॉर्म फ्लिन जिनको कहते हैं, वो थे, अब वो नहीं रहे, बहुत ही बढ़िया इंसान। उन्होंने सारा समझना शुरू किया कि आपके पास कैसे कैसे होता है, कौन सी एसोसिएशन है। तो तभी मैं हमारी जो लोकल एसोसिएशन है, एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पुणे, EAAP, उसका वाइस प्रेसिडेंट था। तो वहाँ मैंने करीबन 8 साल सर्व किया। तो हमने उनको पूरा हमारा मॉडल बताया कि ये तरीके से हैं, इतने मेंबर्स हमारे हैं। तो उनका वो ही वॉज जस्ट राइटिंग। तो हमने बोला ये तो बिज़नेस की बात ही नहीं कर रहे, ये तो आपकी मेंबरशिप फ़ी कितनी है, आपको कैसे होता है, कितने साल आपका चलता है। तो ये होने के बाद हमने नरेश से पूछा, यार ये तो बिज़नेस की तो बात, बोला बिज़नेस नहीं, ये एसोसिएशन फॉर्मेशन की बात है। तब हमको पता चला कि ये नेशनल के लेवल पे कुछ काम होने जा रहा है। तब EAAP के हमारे प्रेसिडेंट थे रवि वर्मा, जो आज भी अभी NAR इंडिया के चेयरमैन भी हैं। तो उनसे मैंने आने के बाद बात की कि ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आई है और एक मीटिंग मैंने अटेंड की है, तो क्या करना चाहिए। तो ही इज़ ए वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग जेंटलमैन, और बिकॉज ही ट्रैवल्ड द ग्लोब, तो उनको NAR क्या है ये पता था। सो ही वॉज ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो उन्होंने बोला मैं जानता हूँ व्हाट इज़ NAR, तो यू गो अहेड विद दैट। सो आई सेड शैल आई गो अहेड ऑन द एसोसिएशन बेसिस, और मैं पर्सनल लेवल पे, नहीं आप यू कैन डू इट ऑन द एसोसिएशन बेसिस। तो फिर दिल्ली में हम लोग ने इसको फॉर्म किया, तब 7 लोग मिल करके। तभी इंडिया में एसोसिएशंस नहीं होते थे इतने। हमारे पास पूना में थी, बॉम्बे में एक थी एसोसिएशन, और बेंगलोर में थी। तो ये 3 एसोसिएशंस तो हमको तब मिल गए। बाकी जो 5 लोग थे, 7 लोगों ने हमने फाउंड किया इसको, तो बाकी जो 5 जगह पे या 4 जगह पे हमको एसोसिएशन बनानी पड़ी। उनको हमको बोलना पड़ा कि आप फाउंडर हो, तो अभी आप अपने सिटी में जाके बनाइए एसोसिएशन। तो तब एसोसिएशन बनाने का सिलसिला शुरू हुआ NAR इंडिया से। तो हम सबका एक कॉमन गोल था कि इंडिया में जो रियलिटी सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज करना है। जो नरेश मलखानी ने हमको ये फीड दिया कि ये इस तरीके से अगर होगा तो बिज़नेस बहुत बढ़ेगा, और इंडिया में बहुत बड़ा बिज़नेस आने जा रहा है अलग अलग देशों से। तो अगर हम रेडी हो जाएंगे, अगर हमारी सर्विस की लेवल ऊपर हो जाएगी जैसे वहाँ है, तो वहाँ के लोग हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। इस चलते ये NAR इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, और मैं पैरा सेक्रेटरी था। फारूक महमूद साहब जो हैं बेंगलोर के सिल्वर लाइन वाले, वो तब उनकी एसोसिएशन थी बेंगलोर रियल्टर्स एसोसिएशन, वो उनके प्रेसिडेंट थे। तो फारूक फाउंडर प्रेसिडेंट थे, मैं फाउंडर सेक्रेटरी था, और वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे सुशील मित्तल साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और एक्री करके वहाँ एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट थे तब दिल्ली में। और ट्रेजरर थे हमारे सचिन श्रॉफ जी बड़ौदा के, उनकी एसोसिएशन नहीं थी तो उनको फॉर्म करनी पड़ी वहाँ। तो इस ढंग से NAR इंडिया का शुरुआत हुई। सर अब तो NAR इंडिया बहुत ही फेमस है, आज इतने सारे एसोसिएशंस उससे लिंक्ड अप है। अभी पुणे की जो एसोसिएशन है आप उसमें आप फाउंडर चेयरमैन है, आपके उसके बारे में क्या ख्याल है, आगे कैसा जाना है, या आगे का विजन क्या देख रहे हैं आप उसके बारे में? तो जो हमारी पुणे में एसोसिएशन थी EAAP, उसको किसी कारण से वो कुछ वक्त के लिए रुक गई। तो फिर पुणे में हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे NAR इंडिया में, कोई भी एसोसिएशन नहीं थी। तो 2-3 साल वेट करने के बाद फिर हमने एक एसोसिएशन शुरू की, प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे। तो उसमें मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि आप इसको लीड कीजिए एज ए चेयरमैन, और मिस्टर यशोधर राजू जो अभी बेंगलोर में सेटल्ड हैं, वो उन्होंने इसको फाउंड किया। और काफ़ी बड़ी अच्छी कमेटी थी, बड़े एंटरप्राइजिंग लोग थे। तो इट वाज ए वेरी डिफरेंट कल्चर वर्किंग विद दिस एसोसिएशन एंड यंग बॉयज देयर। ये it's a very professional setup. Everybody who was a member initially also, they were very good business people. उनके बिजनेस अपने अपने बड़े थे, और दे ओनली मेंट बिजनेस, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो एसोसिएशन ये बढ़ रही है,
राजू साहब ने 4 साल इसमें पूरे किए। उसके बाद में मिस्टर दर्शन चावला जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने इसको टेक ओवर किया एज ए प्रेसिडेंट, उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने इस एसोसिएशन की लेवल और बढ़ा दी, अच्छे मेंबर्स ने और ज्वाइन किया। तो अभी हमारी सारे डेवलपर्स जितने भी है पूना में और आउट ऑफ पुणे भी, वो हमारी एसोसिएशन को, पुणे के एसोसिएशन को जानते हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स हम करते हैं ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी के लिए। सो प्रॉप उसका शॉर्ट नाम है, प्रॉप, PROP। सर कुछ बड़े बड़े लैंड ट्रांजैक्शंस हुए पूना में जो कि आपके प्रेजेंस में हुए, यानी आप उसमें इन्वॉल्व थे? जैसे कि आज नए जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको एक बड़ा ट्रांजैक्शन जो आपका बताना है, तो फिनिक्स का जो अभी मॉल आ रहा है वाकड़ में, तो उसका जो लैंड ट्रांजैक्शन था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये आपने ही किया है। तो एक्चुअली ऐसे बड़े लैंड ट्रांजैक्शन करने के लिए वो जो फॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर वो जो एक अलग लेवल का एक एजुकेशन चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे रियल एस्टेट में लोग ट्राई करते हैं लैंड में डील करने के लिए, पर हो नहीं पाता है उनसे। और आपने इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए, तो उसके पीछे क्या चीज़ है जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट ने देखना चाहिए लैंड ट्रांजैक्शन करते समय? लैंड ट्रांजैक्शन एक थोड़ा ट्रिकी काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको एक तो सब्र बहुत चाहिए। ज़मीन का सौदा इमीडिएटली नहीं होता है, और अगर होगा भी तो कभी कभी फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, वक्त लगता है। हमारे साथ भी इसके पहले भी मैंने कई सौदे किए हैं, लेकिन कभी कोई फ्रुक्टिफाई कभी नहीं होता है, कभी होता है, किसी में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो वो थोड़ा अपने को सब्र रखना पड़ता है उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंड ट्रांजैक्शन। दूसरा, फॉर्मल एजुकेशन तो लैंड में कभी थी नहीं, क्योंकि कोई सिखाता ही नहीं था कोई। जैसे आज एजुकेशन अवेलेबल है, आज ये यूट्यूब पे हम भी एक दूसरे के साथ बात करते हैं, या हमारा भी वीडियो एजुकेशनल चैनल है, ताकि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको पता चले क्या है। तब तो कोई बात ही नहीं करता था, हर आदमी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही छुपा के रखता था कि ये बाहर जाएगा तो ये कंपटीशन हो जाएगी। तो लेकिन लैंड का काम हमने पहले से लेकर किया है। मेरी शुरुआती प्लॉट से हुई थी, तो लैंड का इंटरेस्ट पहले से ही था, वो किक लगती थी, लैंड का काम होता है तो मज़ा आता है। तो वो हिसाब से नेचुरली वो एक इनबिल्ट हो गया। तो लैंड में मुझे काफ़ी आसानी होती है कोई भी ट्रांजैक्शन करने में, थोड़ी समझ मिल गई है इतने सालों का काम करते करते। और कभी कम है तो जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सारे यार दोस्त हैं, पुराने लोग हैं, तो उनसे नॉलेज मिल जाता है, उनसे एजुकेशन उसके बारे में मिल जाता है। और अभी तो शेयरिंग बहुत हो रही है इन्फॉर्मेशन की, तो कोई बात होती है एक दूसरे से शेयर करके समझ लेते हैं। तो फिनिक्स का जो हमने लैंड का किया, तो ये जिन्होंने हमारे पास ये रिक्वायरमेंट लाई, उन्होंने केवल उनसे हमने रिक्वायरमेंट पूछी, क्योंकि ये हमारा थोड़ा अलग तरीका है डील करने का, कि बस किसी ने अगर बोल दिया कि 15 एकड़ ज़मीन चाहिए तो 15 एकड़ ज़मीन नहीं, क्यों चाहिए, तो मॉल चालू करना है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मिनिमम दो रोड्स चाहिए उसको, रोड्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो उन्होंने कहा एक 12 मीटर का चलेगा और एक दूसरा 60 फीट का कम से कम, यार मतलब 18 मीटर का चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया तो होने ही चाहिए ताकि लोडिंग अनलोडिंग उनके लिए आसान हो। तो ये हमने समझा, उसके बाद में हमने इसको स्काउट किया। 3 दिन में वी गेव देम एन ऑफर ऑफ ए लैंड जिसके 3 साइड रोड थे, एक 12 मीटर का था, एक बाजू 24 मीटर, एक बाजू 18 मीटर। तो एकदम सोने पे सुहागा। इनको आईपीसी इनके लिए डील करते थे, वो आईपीसी वो ज़मीन नहीं ढूंढ पाए जो हमने उनको 3 दिन में ढूंढ के दी। अब ये लक कही है क्या कही है पता नहीं, वो हो जाता है वक्त से कभी कभी काम। सर आज जो मॉडर्न लोग हैं, या फिर आज जो नए तरीके से लोग काम कर रहे हैं, या फिर आज जो प्राइमरी सेक्टर का जो काम चल रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि अभी आपके वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी, आज ये नए चीज़ें आई है, टेक्नोलॉजी आई है। आज ये सब टेक्नोलॉजी को देखने के बाद में हम भी देख रहे हैं कि आप भी आज एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, आपने भी आपका खुद का चैनल आज स्टार्ट किया है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ये सफ़र कैसा हुआ, यानी ये सब चीज़ें इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो प्राइमरी मार्केट की सेल्स हम करते थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम बिल्डर से एक ब्लॉक ले लेते थे कि ये 2 बिल्डिंग्स आप हमारे लिए रखिए। तो जैसे किसी बिल्डर से हमने 50 अपार्टमेंट 200 अपार्टमेंट तो 25% का स्टॉक हमने बोला कि हम बेचेंगे आपके लिए। तो हमने वो शुरू किया। तो 1 बाय 1 हम करते, रेफरल बेसिस 1 बाय 1 हम करते थे। तो 2 महीने में हमने उनके पहले महीने में 25 बेचे, दूसरे महीने में 25 बेचे। तो इट यूज़ टू टेक टाइम।
बिकॉज वो सिंगल अपार्टमेंट सेल था, दिखाइए उनको, उसके बाद में क्लोज कीजिए। सो इस तरह से चलता था। आजकल तो इसका डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया काफ़ी हैं और ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं। आईटी कंपनी 2003-2002 के बाद जो पुणे का नक्शा बदल गया है, आईटी कंपनीज बहुत आ गई हैं, उसके चलते रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हर जगह पे डिमांड आ रही है, तो डेवलपर्स भी उतने बढ़ गए, तो ब्रोकर्स भी उतने बढ़ गए, तो ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, वॉल्यूम बहुत बढ़ गए, मल्टीपल वॉल्यूम हो गए। तब हम सोच नहीं सकते थे, जब हमने प्रॉप शुरू किया था तो जो नए नए मेंबर्स थे, जब हम पूछते थे कि आप कितना बिजनेस करते हो, तो कहते थे हम 300 फ्लैट बेचते। तो हमको लगा 300 फ्लैट 10 साल में बेचते होंगे, तो बोला नहीं, एक साल में हम 300। बोला कैसे करते हो यार, इतना तो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। देन वी अंडरस्टूड कि इनका बिजनेस करने का तरीका ही अलग है, वो केवल उसी पे फोकस करते हैं और उसी काम पे ध्यान देते हैं। सो अब तो देखते हैं कई लोग करते हैं 500-500 700 फ्लैट्स का भी बिजनेस करते हैं, जो हमारे टाइम में इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू इवन थिंक अबाउट। सर, रियल इस्टेट में हम पहले से देख रहे हैं कि नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा ये रहा है कि नेटवर्किंग करने वाले लोगों को इन्हें ये सब चीज़ें, अगर कल मैजिक ब्रिक चले या फिर ये बाकी पोर्टल चले या ना चले या डिजिटल चले ना चले, पर नेटवर्किंग होगा तो उनका बिजनेस तो एक सेफ है। यानी आज मैं ये देख रहा हूँ कि जिन्होंने 2-3 डेकेड से काम किया है वो सारे लोग बहुत अच्छा नेटवर्क लेके है। जो बहुत सारे लोग बोलते भी है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि नेटवर्क आज के डेट में, ये जो लोग आप बोल रहे हैं कि जो 400-500 बुकिंग करते हैं, इन्होंने इस पे काम करना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी है, ऐसे लग रहा है आज के डेट में। हाँ। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो लोग प्राइमरी मार्केट करते हैं, इनको नेटवर्क से बहुत इनका काम नहीं होता है, क्योंकि क्या नेटवर्क बनाने में और रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने में वक्त बहुत जाएगा। ये लोग वो बोलते हैं ना कि AK-47 लेके शूट करते हैं। हमारे टाइम में एक राइफल से एक बुलेट डालो और शूट करो, ऐसे होता था। तो उसमें दैट इज़ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। आज के लोग क्या करते हैं, डिजिटल का फ़ायदा लेते हैं, वो लीड जनरेशन करते हैं। तो मल्टीपल, मान लीजिए 1000 लोगों को दिखाएंगे तो 100 उनके अपार्टमेंट्स होते हैं, या 10,000 लीड जनरेट करेंगे तो उनका जो क्लोजिंग रेशियो है उसी हिसाब से काम चलता है। अब इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि 10,000 लोगों के साथ इनका रिलेशन बने, लेकिन डेटा आ जाती है तो उनके साथ बर्थडेज एनिवर्सरीज पे ऑटोमेटिकली बाय मशीन आप उनको विश कर देते हैं, तो कई आपके साथ बन जाते हैं। लेकिन फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टैब्लिश इतना बड़ा बेस फॉर ए स्मॉल रियल्टर हाउस। तो आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज़ गुड, दे शुड कीप डूइंग दैट। अगर उनको प्राइमरी मार्केट से हट के सेकेंडरी में काम करना है, या लैंड्स का काम करना है, या कोई पर्सनलाइज बिजनेस करना है, देन दे मस्ट हैव नेटवर्किंग एंड दे शुड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स दैट वे। तो बेसिकली नेटवर्किंग का स्किल आपके इंटरसिटी में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इंटरसिटी जो काम करते हैं बहुत सारे ब्रोकर्स जो आज है, तो इंटरसिटी में भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नेटवर्किंग। हाँ, तो इसके लिए क्रॉस सेलिंग जिसको हम कहते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में, उसके लिए ये काम आता है। तो इसके लिए जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया जो हमने फॉर्म किए, उसका एक हेतु ये भी था कि तब केवल IPCs के ऑफिस होते थे नेशनली। IPCs were present in all the major 5, 6 or 7 or 8 cities or 10 cities that time। तो उनको एक सिटी से दूसरे सिटी का उनके पास बिजनेस आता था, जो हमारे इंडिविजुअल ब्रोकर्स के पास नहीं आता था। तो हमारे एम्स थे दैट वाज कि जब हमारी NAR इंडिया इस्टेब्लिश हो जाएगी तो मल्टीपल सिटीज़ से हमको एक दूसरे को बिजनेस मिलेगा। तो जो केवल IPCs का डोमेन था वो अब इंडिविजुअल ब्रोकर का भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रोकर के फुटप्रिंट कई ज़्यादा है और स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उनको अपने एरिया का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। IPCs का तो फिर भी एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ टाइम काम करेंगे और कहीं चले जाएंगे, तो फिर देन द होल थिंग गोज। आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट डू ए गुड जॉब और समथिंग, दे आर फैबुलस। उनकी जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है उनका, जो उनको सिखाया जाता है, दैट इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट हमको उनसे कुछ सीख के और अपने बिजनेस में इनकलकेट करना चाहिए। NAR इंडिया के कई प्रोग्राम्स में हम उनको भी इनवाइट करते हैं टू इम्पार्ट देयर नॉलेज विद आवर पीपल, तो कुछ लोग जैसे समझ सकते हैं। सो क्रॉस सेलिंग का काम होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जैसे IPCs की कंपैरिजन में करो, उनकी अपनी ऑफिस होती है, लेकिन जब ये ब्रोकर्स के बीच में होता है ना, तो दोनों ब्रोकर्स की अलग अलग हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर कई बार नहीं होता है।
तो NAR इंडिया के कन्वेंशंस में या कॉन्फ्रेंसेस में ये ट्रस्ट फैक्टर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। वो एक टाइम में नहीं होगा, एक बार मिलेंगे आप, 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, तब जैसे मैंने आप मान लीजिए बॉम्बे में, मैं पूना में हूँ, तो 4 बार हम मिलने के बाद मैं बोलता हूँ नहीं यार अभिजीत आप काम करते हैं कुछ, आप पूना का कोई भी काम हो मुझे भेजिए, बॉम्बे का होगा तो मैं आपको भेजूंगा। देन दैट ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश बिकॉज एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स वी मीट ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म्स। तो इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। अब ये काम शुरू हो चुका है पूरे इंडिया में। पर ये एक मिसिंग चेन थी एक्चुअली। आज अगर देखेंगे तो जो नए रियल एस्टेट एजेंट्स काम कर रहे हैं तो ये सब ट्रांजेक्शन उन्होंने कभी किए नहीं है, ये कभी देखे नहीं है। आज के डेट में जो चल रहा है वो सब प्राइमरी में काम कर रहे हैं, कुछ रीसेल रेंट में कर रहे हैं। पर मैंने कुछ ऐसे देखे कि जिनको डिकेट्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंटरसिटी बहुत सारा काम किया है, बड़े बड़े होटल्स, मॉल्स, इसके लैंड डील्स वगैरह, जो कि आज मैंने आपसे ही बहुत बार सुना कि कोई लोकेशन का बता दो तो आप इमीडिएटली बता देंगे हाँ ये इसका है क्या, ये उस, यानी वो सब चीज़ें जो है, ये नॉलेज बैंक जो वो टाइम में थी वो आज कहीं मिसिंग है। और इसका मेन अगर देखेंगे तो आप इंटरसिटी तो है ही है, पर अगर सबसे मेन चीज़ जो है कि आप लोग दुबई जाके काम कर रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कनेक्शन बनाना या फिर एसोसिएशंस के साथ में जुड़ना ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं लगता आपको? ये बहुत ज़रूरी है एसोसिएशन के साथ जुड़ना। मैं तो अपने यूट्यूब में हर वक्त बोलता हूँ कि बी पार्ट ऑफ द एसोसिएशन। इवन क्लाइंट्स को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही रियल्टर से या ब्रोकर से या एजेंट से डील कीजिए जो किसी एसोसिएशन का पार्ट हो। उसमें होता क्या है कि उसको नॉलेज दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कहीं अगर भूलता है तो उसको दिशा मिलती है। पीयर से, एक दूसरे से, अलग अलग मेंबर से आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करते हो, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, तो आपस में डिस्कस करके उनका हल वहीं उनको मिल जाता है। तो एसोसिएशन की मेंबरशिप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इनको जो एडवांटेज मिलता है वो ये कि नेशनल से कनेक्ट हो जाते हैं, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एंड देन स्काई इज़ लिमिट। आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा गति से सोचते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे टाइम में थी या जो हमारी थी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन थी ये सब रिसोर्सेज की। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है आजकल अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन नॉलेज भी आपको आज मिल रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, आप वो कर लीजिए, सर्टिफिकेशन कर लीजिए, अच्छा सा मोबाइल रखिए, लैपटॉप और एक नेट रखिए, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद पीपल। But very important in becoming a broker is that trust, ethics, you have to follow all this, you know, that's very important, which is going to take you further. सर ये अभी जो फ्यूचर में जो सोच रहे हैं जिनको रियल एस्टेट में आना है, तो उनके लिए आप कुछ 1-2 चीज़ें बता पाए कि वह उन्होंने आगे, क्योंकि ये जनरेशन तो अभी लग गई, इसके अगली जनरेशन अभी सोच रही है जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अभी आफ्टर रेरा और ये सब चीज़ों के बाद में इसको एक दर्जा मिल गया है, तो उसके बाद में अभी जो नए अपकमिंग लोग हैं या अभी जो एजुकेशन ले रहे हैं वगैरह, उनको अगर रियल एस्टेट में आना है तो उनके लिए आप कुछ थोड़ी क्लियरिटी दे पाए कि उन्होंने क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया NAR इंडिया के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंदर एक ये भी था कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हमेशा रही है रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए। तो दैट वाज वन ऑफ द टॉप पॉइंट ऑन द एजेंडा कि इसको समहाउ हमको नीचे लाना है और ब्रोकर्स को ज़्यादा क्रेडिबल बनाना है। जैसे NAR US में भी ऐसे ही हुआ था, ग्लोबल में जब उन्होंने शुरू किया था तो वहाँ भी ब्रोकर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू, इज्जत नहीं होती थी, बट उन्होंने NAR ने एक बड़ा अपना नाम स्टैब्लिश किया और रियल्टर करके उन्होंने एक ट्रेड मार्क अपना बनाया, और उसकी मार्क इतनी, आर की मार्क इतनी फेमस हो गई कि कहीं भी कोई एयरपोर्ट पे भी कोई जाएगा अगर आर की मार्क है तो लोग उसको देखते हो यार रियल्टर। सो ऐसे उनकी एक क्रेडिबिलिटी बनती गई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी अभी वहाँ गवर्नमेंट भी उनकी सुनती है, सेनेटर भी उनके होते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ चलती है। तो क्रेडिबिलिटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच दे ओवरकेम। इंडिया में एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, दूसरा हम लोग काफ़ी पीछे हैं नॉलेज के बारे में और समझ के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में। रेरा हमने 2007 में जब NAR इंडिया शुरू की थी तभी से हमने इसको, तब रेरा बन रही थी, उस टाइम में रेरा का लिखना और बनना शुरू हुआ था, बट दैट टाइम दे अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट हियर अस।
हमने बोला कि हम भी स्टेक होल्डर हैं, तो आप हमसे भी कंसल्टेशन तो लीजिए, बात तो कीजिए हमसे कि क्या क्या उसके अंदर एजेंट्स वाले पॉइंट होने चाहिए। सो शायद उन्होंने बहुत तभी इम्पोर्टेंट नहीं समझा, बट फॉर्चुनेटली ये बनने के बाद में कुछ चेंजेस किए गए रेरा में जो NAR इंडिया के रिकमेंडेशंस पे किए गए हैं। हमारे जो एटलीस्ट महाराष्ट्र के बोर्ड पे हमारे जो चेयरमैन हैं NAR इंडिया के, रवि वर्मा, जो हमारे मेंटर भी हैं, उनको एक हमारी सीट है, NAR इंडिया की एक सीट है रेरा के बोर्ड पे। तो रवि जी ने और भी लोग हमारे NAR इंडिया में जो रेरा को काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी करके और रिप्रेजेंट करते हैं NAR इंडिया को वहाँ, तो उनके रिकमेंडेशन पे ये सारा चेंजेस अभी लाया गया है इसके अंदर। तो ये उसके लिए किया गया था ताकि आगे वाली जनरेशन, जैसे डॉक्टर होता है या क्या होता है, तो रियल्टर के लिए RR ऐसे लगाया जाएगा, जैसे इंजीनियर के लिए ER होता है, डॉक्टर के लिए DR है, वैसा डॉक्टर के लिए DR, तो रियल्टर के लिए RR ऐसे लगाया जाएगा। ये हमने शुरू किया था और अभी है भी, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा। अभी इतना फेमस नहीं है क्योंकि NAR इंडिया केवल 50 सिटीज़ में है। जब ये 100-200 सिटीज़ में चले जाएगा, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाएगा, तो ऑब्वियसली इसकी और वैल्यू बढ़ेगी और लोग इसको रिस्पेक्ट के नज़र से देखेंगे। ग्रेट सर, थैंक्स सर। आप बहुत सारे आउटपुट आज हमें पता चली रियल एस्टेट के बारे में। डेफिनेटली सर, आते आप जो फ्यूचर देख रहे हैं, जो आपने बताया, तो पक्का वो हिसाब से सब चीज़ें हो जाएगी। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।